हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डेली न्यूज़ के परिवार में। जैसा कि आपको पता होगा कि हर मंडे को हम लोग का वीकली करेंट अफेयर आता है और आज का करेंट अफेयर भी आपके लिए आ गया। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और इसे पूरा देखेंगे। यह वीकली करेंट अफेयर के साथ साथ आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी कार्य करेगा। अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप इसे प्रैक्टिस सेट की तरह देखेंगे। चलिए आगे चलते आज के पहले क्वेश्चन को। दोस्तों, वीडियो में क्वेश्चन ज़्यादा है तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। पूरी डिटेल के साथ आपको ये वीडियो कराया जाएगा। पहला क्वेश्चन, महेंद्र सिंह धोनी और प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने 15 अगस्त 2020 यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। तो धोनी के साथ और कौन ऐसा क्रिकेटर था जो संन्यास लिए, आपको वो बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना दोनों एक साथ ही क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। अब महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें आप MSD यानी महेंद्र सिंह धोनी, इन्हें थाला के नाम से जाना जाता है, इन्हें माही के नाम से जाना जाता है, कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, इनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 7 जुलाई को 1981 में रांची में हुआ था। रांची उस समय बिहार में हुआ करता था। अभी रांची जो है, तो अभी रांची आपका झारखंड में है, लेकिन जब धोनी का जन्म हुआ था उस समय रांची बिहार में हुआ करता था। इन्होंने अपना प्रथम ODI यानी ये अपना पहला वनडे इंटरनेशनल जब खेले हुए थे, यह 23 दिसंबर 2004 में इन्होंने अपना पहला वनडे खेला हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ। और लास्ट वनडे 9 जुलाई 2019 को इन्होंने खेला था न्यूजीलैंड के खिलाफ। ये अब तक 350 वनडे खेल चुके हैं और 10,000 से अधिक रन ये बना चुके हुए हैं। ये 2007 से लेकर 2016 तक ODI कैप्टन थे और 2008 से लेकर 2014 तक यह टेस्ट के कैप्टन थे। इनके कैप्टनशिप में इंडिया ने काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की, जैसे 2007 का T20 वर्ल्ड कप इनके कैप्टनशिप में इंडिया जीता हुआ था। 2011 का ICC वर्ल्ड कप इनके कैप्टनशिप में इंडिया जीता हुआ था। 2010 और 2016 का एशिया कप भी इंडिया जीता हुआ था। यहाँ तक कि 2013 का जो चैंपियन ट्रॉफीज हुआ वो भी इनके कैप्टनशिप में इंडिया जीता हुआ था। इन्होंने इंटरनेशनल भारत के जो क्रिकेट का उसको एक नया आयाम दिया। इनका जो योगदान है वो हमेशा याद रहेगा। इनके साथ साथ रैना ने भी दिया। तो थोड़ा रैना के बारे में जान जाते थे। रैना आपको देखने को मिलता है, यह एक लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज थे। ये गेंदबाजी भी करते थे, काफ़ी अच्छे प्लेयर थे। ये गुजरात IPL में गुजरात लायन के कैप्टन भी रह चुके हुए हैं। यह चेन्नई सुपर किंग्स से भी खेल चुके हुए। ये रैना जो है प्रथम बैट्समैन है जो तीनों फॉर्मेट यानी ODI में, टेस्ट में और T20 में तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले, सेंचुरी करने वाले प्रथम बैट्समैन भारत के थे, जो सुरेश रैना थे। इन्होंने अपना प्रथम ODI 30 जुलाई 2005 को खेला हुआ था और लास्ट 17 जुलाई 2018 में खेले हुए थे। इनके टी शर्ट का नंबर था 48 और महेंद्र सिंह धोनी के टी शर्ट का नंबर था 7। चलिए आगे चलते, ये इतना इन्फॉर्मेशन इसे था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हाल ही में जिस देश ने सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनबागा एक ज्वालामुखी है उसमें उद्धार हुआ है, यह सुमात्रा द्वीप पर हुआ। आपको ऑप्शन बताना है कि यह किस देश में है। आपको पता होगा सुमात्रा द्वीप ये काफ़ी फेमस द्वीप है। ये किस देश में, आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया में। यह काफ़ी प्रसिद्ध है, ये सबको पता होगा। लेकिन इसमें 22 मई को यह फटा हुआ था, यानी इसमें पुनः उद्धार हुआ। और इसे इंडोनेशिया के पश्चिमी प्रांत का जो क्षेत्र है जिसका नाम है गोम्बर गांव के 7 लोगों की मौत हो गई। आपको ये पता होगा कि इंडोनेशिया है दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है, जिसकी राजधानी जकार्ता है। यहाँ के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। और जकार्ता से आपको याद हो गया कि यह आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता। ये इससे रिलेटेड इससे इन्फॉर्मेशन था। आगे चलेंगे, आज के तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है और कम समय में करना है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, उपग्रह डाटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल जो पक्षी है हॉर्नबिल, इसके निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं। अगर वन ही नहीं रहेगा तो पक्षी या जो जानवर रहेंगे वो रहेंगे कहाँ, उनके निवास स्थल तो जाहिर सी बात है खतरा में पड़ेगा। तो आपका इसका सही जवाब बताना, और आपका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन ए सही है। अब इसके बारे में इसका एक रिपोर्ट आया हुआ था। ये रिपोर्ट जो है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच 2020 का रिपोर्ट आया हुआ था। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि अरुणाचल प्रदेश का 1110 किलोमीटर स्क्वायर जंगल की इसमें कमी हुई है, यानी इसका जंगल क्या हुआ है, काट दिया गया, पेड़ पौधे काट दिया गया है।
और इसकी वार्षिक जो है 8.2 किलोमीटर पर स्क्वायर के दर से इसके जंगल घट रहे हैं प्रत्येक साल। अब अरुणाचल प्रदेश में हुआ तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ईटानगर है। यहाँ के सीएम है पेमा खांडू और गवर्नर बीडी मिश्रा हैं। 21 जनवरी 1972 को यह भारत का एक राज्य बना। ये अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ जानकारी थी। दोस्तों करेंट अफेयर के साथ साथ आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिलेगा, जो एंशिएंट जीके है उससे भी आपको कुछ जानकारी मिलेगा, जिसे आप रिवीजन करके अपने स्टडी को अच्छा कर पाएंगे। चलिए आगे चौथे क्वेश्चन में देते हैं। महिला वैश्विक विकास और समृद्धि यानी WGDP, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, यह किस देश की एक पहल है? यानी WGDP है, यह किस देश की पहल है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा यूनाइटेड स्टेट, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आपको पता होगा कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से संपन्न होती है, यानी आर्थिक रूप से वो सशक्त होती है, तो वो अपने साथ साथ अपने परिवार और अपने समुदाय के लिए भी निवेश करती हैं और इससे एक गुणक प्रभाव यानी मल्टीपल इफेक्ट इसका होता है। 1 से 2, 2 से 4 ऐसे प्रभाव पड़ता है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है और वैश्विक शक्ति और स्थिरता में भी योगदान देता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी यूनाइटेड स्टेट में हुई थी, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में इस पहल की नींव रखी हुई थी। अब ये यूनाइटेड स्टेट में हुआ तो इसकी राजधानी है वाशिंगटन DC। यहाँ की मुद्रा जो है डॉलर यानी US डॉलर के नाम से जाना था और यहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं। आगे चलते हैं, आज के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है सृजन को लॉन्च किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब ऑप्शन ए। इसको आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर रक्षा का बात है तो ये रक्षा मंत्री यानी राजनाथ सिंह करेंगे। राजनाथ सिंह अभी केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। यह पोर्टल वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है जो विक्रेता है उनको स्वदेशीकरण के लिए सामान लाने की पहुंच को प्रदान करता है। और इसे क्यों लॉन्च किया गया? तो इसको आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक लक्ष्य माना जा रहा है कि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले रक्षा मंत्रालय द्वारा लगभग 100 से ज़्यादा सामग्री थी जिसे विदेश से आयात कराना पड़ता था, उस सब को बंद किया गया। उसको आत्मनिर्भर यानी बोला गया कि यह भारत से ही अब लिया जाएगा, विदेश से नहीं लिया जाएगा। भारत से लेने से भारत आत्मनिर्भर होगा और यहाँ के जो कंपनी है उनको विकास करने का अवसर प्रदान होगा। चलिए आगे चलते हैं, छठे क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा छठा क्वेश्चन, IISC और किस संगठन ने चंद्रमा पर स्पेस ईट बनाने की इसलिए सहयोग किया हुआ? चंद्रमा पर स्पेस ब्रिक बन रहा है यानी स्पेस का ईट बन रहा है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 4 और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी IISC और इसरो दोनों ने मिलकर चंद्रमा पर एक स्पेस ब्रिक को बनाया जा रहा है। अब IIS का मतलब क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इसरो दोनों के शोधकर्ताओं ने इस पर चंद्रमा पर ईंट जैसी संरचना बना रही है। इससे क्या होगा? इससे अस्थायी प्रक्रिया क्या होगी? विकसित होगा। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। अब इसरो का भी इसमें योगदान है, तो इसरो के बारे में जान सकते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। तो इसरो का फुल फॉर्म ही एग्जाम में पूछ लिया था, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसरो की स्थापना हुई थी तो 15 अगस्त को यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। प्रेजेंट टाइप पर इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और इसके प्रेजेंट टाइप के जो प्रमुख हैं उनका नाम है के शिवन। और भारत में आपको पता होगा कि भारत का पहला सैटेलाइट जिसका नाम था आर्यभट्ट, उसको इसरो ने ही बनाया था और आर्यभट्ट सैटेलाइट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत यूनियन, उस समय रूस नहीं बोला जाता था, सोवियत यूनियन हुआ था, इस सोवियत यूनियन के द्वारा इसे अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। उसके बाद एक और सैटेलाइट लॉन्च किया गया जिसका नाम था रोहिणी। यह रोहिणी ऐसा सैटेलाइट था, पहला सैटेलाइट था जिसे भारतीय लॉन्च व्हीकल SLV-3 से इसे लॉन्च किया गया था। इसे इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, इंडिया के द्वारा पहला लॉन्च किया गया था रोहिणी को। और पहला बना था आर्यभट्ट जिसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। 1980 में रोहिणी को लॉन्च किया गया था और 1975 में आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। ये इससे रिलेटेड कुछ जानकारी थी। आज के 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां क्वेश्चन, सौर्य KGC कार्ड किस बैंक द्वारा सैन्य और अर्धसैनिक जो पेशेवर है उनके लिए यह एक कृषि ऋण है? और ये कौन सा बैंक दे रहा है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी HDFC कर रही है। और यह अपनी तरह का पहला कार्य यानी पहला ऐसा कार्य है जो सैन्य या अर्धसैनिक जो है इनके लिए कृषि ऋण दिया जा रहा है। और
यह ऋण किस चीज़ के लिए होगा? तो यह आर्म फोर्स होंगे, उनको कृषि सामग्री के लिए, कोई अगर मशीन लाना चाहते हैं तो मशीन के लिए, बीज के लिए, इसके लिए ऋण देगी। इसका लाभ 45 लाख आर्म फोर्स जो है उनको इसका लाभ मिलेगा। और इसमें सुविधा किया गया है कि जो सैनिक हैं या जो अर्ध सैनिक है, ये बिना उपस्थित हुए भी उन्हें यह लोन मिल जाएगा। इसकी घोषणा HDFC जो बैंक है इसके MD आदित्य पुरी ने डिजिटली इसे लॉन्च किया और इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि सैनिक जो है हमारे देश के रक्षक है, तो ये रक्षकों के लिए स्वतंत्रता दिवस की एक गिफ्ट के रूप में इसे बतलाया। अब HDFC बैंक की बात आई तो HDFC बैंक का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। प्रेजेंट टाइम पर इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है और इसके CEO हैं शशिधर जगदीशन। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन में। दोस्तों बैंकों से रिलेटेड एक वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में होगा, उसे आप निश्चित तौर से देखेंगे। उसमें बैंकों से रिलेटेड पूरी जानकारी वहां पर दी गई है, तो उस वीडियो को देख लेने से आपको बैंकों से रिलेटेड पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको मिस नहीं कर पाएंगे। हम देखेंगे आज के 8वें क्वेश्चन को। RBI ने अपने कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी यानी CIC के लिए कितने लेयर अनिवार्य किए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 2 लेयर को अनिवार्य किया RBI ने। इससे जो कम्प्लेक्स फिनेंशियल ग्रुप की संरचना है वो क्लियर हो जाएगी और आसान हो जाएगी। तो यह RBI ने किए थे। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह भारत की केंद्रीय बैंक है यानी सेंट्रल बैंक है। ये सभी बैंकों को रेगुलेट करती है, भारत के लिए मौद्रिक नीति भी तैयार करती है और करेंसी, इंडियन करेंसी जिसे रुपया बोला जाता है, करेंसी भी जो जारी करती है वो RBI ही करती है। RBI की स्थापना जो है यह 1 अप्रैल को हुआ था 1935 में, और लेकिन इसका एक्ट जो आया था वह 1934 का एक्ट आया, यानी एक्ट 34 में आया RBI एक्ट, और स्थापना 1935 में हुई थी। इसका जो प्रेजेंट टाइप का जो हेडक्वार्टर है, तो इसका प्रेजेंट में अभी हेडक्वार्टर मुंबई में है, लेकिन इसकी जब स्थापना हुई थी तो इसका प्रथम हेडक्वार्टर जो था यह कलकत्ता में था, जो बाद में 2 साल बाद 1937 में इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता से मुंबई चला गया। इसके अभी गवर्नर जो हैं वो शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें नंबर के गवर्नर है। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं आज के 9वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन 74वें स्वतंत्रता दिवस जो 2020 में मनाया गया, इसके लिए निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित स्थान पर पहली बार तिरंगा झंडा को फहराया गया? तिरंगा पहली बार कहाँ पर फहराया गया? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी टाइम स्क्वायर में। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो टाइम स्क्वायर इस पे तिरंगा को फहराया गया, और इसे FIA का मतलब होगा फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने ऐसा किया। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि टाइम स्क्वायर क्या है। तो टाइम स्क्वायर USA यानी न्यूयॉर्क में है। यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, जो शेयर बाजार यानी स्टॉक एक्सचेंज होता है, वहाँ पर इंडिया का तिरंगा को दर्शाया गया। तो यह अब USA में हुआ। तो USA की राजधानी जो है वाशिंगटन DC है। यहाँ की मुद्रा डॉलर और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। चलिए आगे चलते अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, भारत और किस देश ने हाल ही में अंतरिक्ष सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी नाइजीरिया। भारत और नाइजीरिया दोनों ने अंतरिक्ष के सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है। यह समझौता जो हुआ 14 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले यह समझौता हुआ। नाइजीरिया के साथ भारत का रिश्ता काफ़ी पुराना है, यह भारत के काफ़ी दोस्त है। और अफ्रीका कंट्री का ये देश है। अफ्रीका में इंडिया का अगर व्यापार सबसे ज़्यादा होता है तो वो नाइजीरिया के साथ ही होता है, और ये समझौता के कारण दोनों देश की जो और भी दोस्ती है वो और अच्छी हो जाएगी। तब नाइजीरिया हुआ, तो नाइजीरिया की राजधानी जो है यह अबूजा है, राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी और मुद्रा नार्डर है। आगे चलेंगे, आज के 11वें क्वेश्चन को देखेंगे। आज का 11वां क्वेश्चन, गो एयर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO किसे नियुक्त किया गया? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कौशिक कोना जो है इन्हीं को गो एयर का नया CEO नियुक्त किया गया है। गो एयर जो है यह वाडिया ग्रुप की एयर सर्विस की कंपनी है, जिसकी स्थापना 2005 में जे वाडिया ने किया था। जे वाडिया अभी गो एयर के MD भी हैं
और इसका प्रेजेंट टाइप का जो हेडक्वार्टर है यह मुंबई यानी महाराष्ट्र में है। आगे चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की कि केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता को दोहराने के लिए 2 और प्रोजेक्ट को शुरू किया हुआ है। इन 2 प्रोजेक्टों का आपको नाम बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा लायन एंड डॉल्फिन, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है इंडिया में काफ़ी सफल हुआ और लगभग 10 से 11 साल में भारत में टाइगरों की संख्या दोगुनी हो गई। जो विश्व का 70 से 80% टाइगर तो अपने देश में ही है और सबसे ज़्यादा टाइगर भारत में कहाँ है, तो यह मध्य प्रदेश में है। तो इसकी सफलता के बाद अब लायन और डॉल्फिन का भी लिए भी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अब किसी चीज़ के लिए प्रोजेक्ट क्यों लाया जाता है, तो लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता है क्योंकि ये जो जानवर है ये लगभग विलुप्त हो रहे हैं। विलुप्त होने का मतलब इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। तो इनकी बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और इन पर ध्यान दिया जाए कि इनका संख्या बढ़ सके, इसके लिए किसी प्रोजेक्ट को शुरू किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आज के 13वें क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप के चौथे सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इसे रसिया के अध्यक्षता में किया गया। ब्रिक्स जो 5 देश है, यानी पांचों देशों की जो लोग थे, ये इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक का आयोजन हुआ। उसमें सभी सम्मिलित हुए। इस बैठक में ड्रग की तस्करी और डार्क नेट है या और भी जो टेक्नोलॉजी है उसका मिसयूज पर केंद्रित था, किसे कैसे मिसयूज को रोका जाए। भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व जो थे यह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था। अब आपको थोड़ा ब्रिक्स के बारे में बता देते। ब्रिक्स इसकी स्थापना 2009 में ब्रिक के रूप में हुई थी, यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। लेकिन 2010 में, यानी इसकी स्थापना के 1 साल बाद इसमें साउथ अफ्रीका के जुड़ जाने से ये ब्रिक्स हो गया। यह सभी देशों का इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रीजनल कॉर्पोरेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है। आगे चलेंगे आज के 14वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 14वां क्वेश्चन, चंद्रयान 2 ने हाल ही में चंद्रमा पर एक गड्ढा की छवि यानी पिक्चर ली गई, कैप्चर की गई और इस क्रैटर का यानी जो गड्ढा था इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इसका नाम विक्रम साराभाई के नाम पर, यानी इसका नाम क्या होगा? विक्रम साराभाई क्रेटर है। और इस पिक्चर को जो चंद्रयान 2 के द्वारा गया था टीएमसी का फुल फॉर्म होगा टेरेन मैपिंग कैमरा 2 के द्वारा इस पिक्चर को लिया गया था। इसे विक्रम अम्बलाल साराभाई जो इनका पूरा नाम है, इन्हें भारत में अंतरिक्ष प्रोग्राम के पिता के रूप में जाना था और इनका 100 यानी 100वां वर्षगांठ यानी जन्मदिन था 12 अगस्त को। तो इसी जन्मदिन के रूप में इनको सम्मान देने के लिए इनका नाम जो होता है इन्हीं के नाम पर रख दिया गया इस क्रेटर का नाम। यह क्रेटर जो है एक छोटा गोला कटोरे के शेप का है जो 1.7 किलोमीटर गहरा। ये जो पिक्चर था ये 3D पिक्चर था, इस 3D पिक्चर के कारण इसकी गहराई निकाल पाना संभव हो पाया है। अब थोड़ा हम लोग चंद्रयान 2 के बारे में जानते हैं। चंद्रयान 1 जो था उसके अपार सफलता के बाद चंद्रयान 2 को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। 22 जुलाई 2019 को इसे लॉन्च किया गया था और इसके लैंडिंग का डेट था 7 सितंबर 2019 इसका, लेकिन इसका लैंडिंग सफल नहीं हुआ, ये फेल्योर हो गया। इसमें एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर था और एक रोवर था। जो लैंडर था तो लैंडर का नाम था विक्रम लैंडर और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। लैंडर जो था ये लैंडर क्रैश हो गया जिसके कारण इसको सफल नहीं माना जाता है। यह जो था पहली बार चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारने की घोषणा थी। अगर सफल हो जाता तो ये इंडिया पहली बार हो जाता जो साउथ पोल पर उतारा हुआ था और इसे लंच व्हीकल था GSLV Mark 3 लंच व्हीकल के द्वारा इसे भेजा गया था। चलिए आगे चलते हैं आज के 15वें क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी यह मणिपुर में इसका निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण इंडियन रेलवे कर रही है, यानी भारतीय रेलवे इसकी कर रही है और इसकी ऊंचाई जो है 141 मीटर, यानी यह काफ़ी ऊंचा हुआ है। यूरोप का एक
जो पुल है उसकी ऊंचाई है 139 मीटर। माले रीजे का उस पुल का नाम है। तो उस पुल की नाम 100 ऊंचाई मीटर, अब तक वो सबसे लंबा था, लेकिन यह 139, उससे 2 मीटर ऊंचा होने के कारण यह उसका रिकॉर्ड तोड़ के अब विश्व का सबसे ऊंचा पियर पुल बन गया है। इसकी लंबाई 703 मीटर इसकी लंबाई है और इसका शिलान्यास श्री नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने इसका शिलान्यास किया। इस प्रोजेक्ट के लिए 3,000 करोड़ रुपया की परियोजना है, यानी इतना खर्च हो रहा है। अब मणिपुर में हो रही है। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। यहाँ के सीएम एन बीरेन सिंह यहाँ के सीएम है और गवर्नर जो है नजमा हेपतुल्ला है। मणिपुर एक भारत का स्टेट बना 21 जनवरी 1972 को, भारत की एक राज्य बना। यहाँ पर राज्यसभा की 1 सीटें हैं और लोकसभा की 2 सीटें हैं। अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 16वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अरुण 3 यह जल विद्युत परियोजना भारत और किस के बीच में कार्यान्वित की जा रही है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भारत और नेपाल के बीच में यह परियोजना हो रही है। इस परियोजना के साथ माना जा रहा है ये 400 लोगों को रोजगार दिया गया। यह नेपाल के थलकेबर और भारत के मुजफ्फरपुर को विद्युत सप्लाई करेगी। इसे नेपाल के सनखुवा सवा एक जिला है, वहाँ के अरुण नदी पर इसे बनाया जा रहा है। इससे 900 मेगावाट बिजली है, जो 4 जगह अलग अलग करके इसे 900 मेगावाट बिजली को इससे उत्पन्न की जाएगी। इसकी समझौता 2014 में हुआ था 25 वर्ष के लिए। इसके तहत इसका 21.9% बिजली जो है यह 25 वर्ष के लिए नेपाल को निःशुल्क दिया जाएगा। तो अब नेपाल आई तो थोड़ा नेपाल के बारे में जाएंगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की भाषा नेपाली है। यहाँ के पीएम प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है। आगे चलते हैं। आज का हमारा 17वां क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। मुक्ति कारवा किस फाउंडेशन का एक अभियान है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेंस फाउंडेशन की एक अभियान है जिसका नाम है मुक्ति कारवा। ये जो अभियान है इसे बिहार सरकार जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है उसके आधार पर इसे चलाया जाता है। इस अभियान में बाल अधिकारों के बारे में जन चेतना जागृत करना, कि बच्चों के लिए जो अधिकार है उनके बारे में लोगों के बीच में जन चेतना फैलाना हुआ है, करने के उद्देश्य से ही इसे शुरू किया गया है। जैसे बाल मजदूरी, बाल के साथ दुर्व्यवहार, बाल शोषण के खिलाफ इसे चलाया जा रहा है। अब कैलाश सत्यार्थी जो है इंडियन सोशल रिफॉर्मर यानी सामाजिक सुधारक है, जो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में काम करते रहते हैं। इन्हें 2014 में, आपको पता होगा कि 2014 में इन्हें मलाला यूसुफजाई के साथ शांति का नोबेल भी दिया हुआ गया है। चलिए आगे चलते हैं आज के 18वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 18वां क्वेश्चन, कौन सा राज्य बल्टू के बोल नामक एक ब्लूटूथ आधारित कार्यक्रम लॉन्च किया हुआ? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी छत्तीसगढ़ इसको लॉन्च किया गया है। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि लॉकडाउन में जितने भी स्कूली बच्चे हैं वो अपने स्थान पर रखें, क्योंकि लॉकडाउन में स्कूल बंद है, बच्चे स्कूल में जाकर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो अपने घर पे ही रह के उसको पढ़ाई करेंगे। उनके लिए इसके लिए उन्होंने एक स्पेशल जो स्कीम को लॉन्च किया हुआ, इसमें छात्रों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड की जाएगी। आपको पता होगा कि सभी राज्य अभी ऑनलाइन क्लास शुरू किए हुए हैं। ये छात्र उनके पढ़ पाएँ, मतलब उनके राज्य के जितने भी बच्चे हैं वो आसानी से पढ़ पाएँ, यानी उनके शिक्षा में कोई बाधा नहीं है। लेकिन जहाँ पर इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर लोगों को पढ़ने में असुविधा हो गया, तो इसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस अभियान को लाया हुआ कि अगर इंटरनेट नहीं है तो उनके पास स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड किया जाएगा कि वो घर पर बैठे पढ़ सके। अब छत्तीसगढ़ ने किया हुआ है तो इसके बारे में सुनते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायपुर है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हैं और गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, यह मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना हुआ था। 2000 ईस्वी में 3 नए राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। चलिए एक संगठन का पता बताइए जिसने भारत के स्वतंत्रता दिवस यानी 2020 के स्वतंत्रता दिवस के स्तर पर एक भारत टीम इंडिया अभियान शुरू किया हुआ था। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, यानी IOA ने इसकी शुरुआत की हुई थी। यह एक डिजिटल अभियान है। अभी जो भी अभियान चल रहा है सब डिजिटली ही चल रहा है, सब वीडियो जाता है।
इसकी स्थापना जो थी यह फ्रांस के पेरिस में इसकी स्थापना हुई और इसका लक्ष्य है क्लीन एनर्जी, इन्वायरमेंट बेस्ड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्लाइमेट, इसके विषय पर रखना और सभी देशों को एकजुट करना। प्रेजेंट टाइम पे इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं उपेंद्र त्रिपाठी हैं। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो के साथ करेंट अफेयर के साथ साथ हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देते हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इससे आपका एग्जाम में जो पढ़ेंगे उससे रिवीजन भी होगा, एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक आप देखेंगे। 21वां क्वेश्चन, बीएसएफ के महानिदेशक किसे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राकेश अस्थाना को बीएसएफ का नया महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल इन्हें नियुक्त किया गया। ये राकेश अस्थाना ये गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं जो 1984 बैच के हैं। ये होम पहले जो थे राकेश अस्थाना जो है यह प्रेसिडेंट जो होता है प्रेजेंट में बीसीएएसी के डायरेक्टर जनरल यानी ब्यूरो ऑफ सिविल अथॉरिटी सिक्योरिटी जो एविएशन सिक्योरिटी होता है उसके ये पहले डायरेक्टर जनरल थे। इनका कार्यकाल जो है 31 जुलाई 2021 तक होगा और 31 जुलाई 2021 को यह रिटायर भी कर जाएंगे, यानी जब तक रिटायर में होगा इनका कार्यकाल होगा। आगे चलेंगे, आज के हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा 22वां क्वेश्चन, महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति है उसके प्रमुख कौन से हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जाया जेटली इसके प्रमुख हैं। मोदी जी को आपको पता होगा कि जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोदी जी ने भाषण दिया, उनके भाषण में एक संकेत मिल रहा है कि अब महिलाओं की जो शादी की न्यूनतम आयु है इसे 18 वर्ष से बढ़ाने का, लेकिन ऐसा आधिकारिक कुछ नहीं हुआ, लेकिन माना जा रहा है कि आयु को बढ़ाने का है। इसको बढ़ाने का मेन लक्ष्य क्यों है, सरकार क्यों ऐसी बढ़ाना चाहती है, तो मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए इसे बढ़ाया जा रहा है। यानी अगर बहुत सारी ऐसी माताएं होती है जो पुत्र को जन्म देने के साथ उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इस दर को कम करने के लिए न्यूनतम आयु को शादी को बढ़ाया जा रहा है। ऐसे जितने भी विकासशील देश हैं या विकसित देश हैं सभी में अब तक जो न्यूनतम आयु है यह 18 वर्ष है, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बहरीन, कतर, यूके जहाँ पर महिलाओं की शादी की न्यूनतम आयु 16 वर्ष है, जबकि नॉर्थ कोरिया, सीरिया, उज्बेकिस्तान में शादी की न्यूनतम वर्ष 17 वर्ष है। चलिए आज के 23वें क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा 23वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसकी सिफारिश नहीं अब तो मिल गई है, यानी किसे दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रोहित शर्मा को इसको ये मिला हुआ है, क्रिकेटर को रोहित शर्मा को मिला हुआ है। इनके साथ साथ 4 लोगों को और मिला हुआ है। इससे रिलेटेड वीडियो भी हमारे प्लेलिस्ट में होगा, इसमें राजीव गांधी खेल रत्न से पूरा चीज़ उसमें दिया हो गया है, उसको आप देख लेंगे। नेशनल स्पोर्ट अवार्ड कमेटी ने इनके नाम का सुझाव दिया हुआ था, अब इन्हें मिल भी गया है। इनके साथ साथ रेसलर विनेश फोगाट को, टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा, पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट मरियन थंगवेलू को भी मिला हुआ है। अभी 4 लोगों को जैसे मिला हुआ था, यह दूसरी बार ऐसा हो रहा है। 2016 में मिला हुआ था, 2016 के बाद यह दूसरी बार हो रहा है जो इतने व्यक्तियों को मिल रहा है। खेल रत्न का पूरा नाम राजीव गांधी खेल रत्न और खेल रत्न दोनों के नाम से इसे जाना जाता है। यह खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत में। इसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। राजीव गांधी 1984 से लेकर 1989 यानी 89 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। यह जो अवार्ड होता है इसे प्रत्येक साल दिया जाता है खेल और युवा मामलों के मंत्री के द्वारा। अब खेल और युवा मामलों के प्रेजेंट टाइम पर मंत्री है किरण रिजिजू जी, तो इनके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार 4 वर्ष के बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले प्लेयर को दिया जाता है। तो जो प्रेजेंट वर्ष चल रहा है ये और इसके पिछले 3 साल में जो अगर कोई प्लेयर है उसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। पहली बार यह अवार्ड 1991 से 1992 के बीच में और प्रथम व्यक्ति इसे पाने वाले थे विश्वनाथन आनंद। अब तक कुल 38 और ये 4 आदमी को मान लेंगे तो 42 आदमी को यह अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड के साथ एक मेडल दिया जाता है और एक मेडल के साथ 7.5 लाख रुपया दिया जाता है। 2019 में जो लास्ट टाइम 2019 में दिया गया था तो 2019 में दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को दिया गया था। चलते हैं आज के 24वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 24वां क्वेश्चन, मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सत्यपाल मलिक को मेघालय का नया राज्यपाल बनाया गया। सत्यपाल मलिक अब तक गोवा के राज्यपाल थे, तो अब गोवा से इन्हें मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया।
अब मेघालय के पहले राज्यपाल कौन थे? सत्यपाल मलिक के पहले मेघालय के राज्यपाल थे तथागत राय। तथागत राय राज्यपाल के तौर पर 5 वर्ष इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, तो इन्हें हटाकर अब इनके जगह पर सत्यपाल मलिक को बना दिया गया है। और गोवा खाली हो गया, तो गोवा के राज्यपाल का जो चार्ज है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, उनको अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया है गोवा को भी। चलिए, गवर्नर का आपको पता होगा कि जो गवर्नर यानी राज्यपाल होते हैं, तो राज्यपाल का कोई फिक्सित मतलब निश्चित कार्य नहीं होता है। राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक कार्य करते हैं, लेकिन परंपरागत तौर पर ये 5 वर्ष तक कार्य करते होंगे। लेकिन आपको याद होगा छत्तीसगढ़ के गवर्नर जो थे ESL नरसिम्हा, उन्होंने लगातार 12 वर्ष राज्यपाल के रूप में कार्य किया हुआ था। और सत्यपाल मलिक जो है, तो सत्यपाल मलिक आपको याद होगा जब जम्मू कश्मीर राज्य था और उसे तोड़कर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश जब उसे किया गया था, तो उस समय जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक ही थे। यानी सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम गवर्नर थे। गवर्नर जो होता है यह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख तो CM ही होते यानी मुख्यमंत्री होते। अनुच्छेद 155 जो होता है यह बोलता है कि राष्ट्रपति जो है वो गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। गवर्नर की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो इसकी योग्यता होनी चाहिए कि यह भारतीय होनी चाहिए, भारतीय होनी यानी नागरिकता भारत का होना चाहिए, 35 वर्ष का आयु कंप्लीट कर लिया होगा, और इन्हें शपथ, जिस राज्य में ये शपथ लेते उस राज्य का जो हाईकोर्ट होता है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाते हैं। और इनका कार्यकाल जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष होता है। तो ये गवर्नर से रिलेटेड भी कुछ जानकारी थी। आज के 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्री में प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। यानी लुइस हैमिल्टन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सेकेंड स्थान पर कौन थे? तो मैक्स वर्स्टैपन सेकेंड स्थान पे, और थर्ड स्थान पे थे वाल्टरी बोटास। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 26वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में शीर्ष नवीन शैक्षणिक संस्थानों की सूची में कौन सा स्थान पहले स्थान पे है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा IIT मद्रास, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। यह इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ है। अब IIT मद्रास की स्थापना जो हुई थी 15 सितंबर 1956 यानी 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। IIT का फुल फॉर्म क्या होता था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे चलते हैं, आज का हमारा 27वां क्वेश्चन को देखते हैं। 27वां क्वेश्चन, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भारत की रैंकिंग है 57। यह इंडेक्स जो है यह सर्फ सार्क के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। यह देश में इस इंडेक्स को किस बेसिस पर दिया जाता था? इसे देश में इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, इंटरनेट की क्वालिटी, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सिक्योरिटी और गवर्नेंस कैसा है, इसके आधार पर, ये सभी पैरामीटर के आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। इस इंडेक्स में इंडिया तो 57 स्थान है और प्रथम 3 स्थान जो है यह डेनमार्क को, स्वीडन को और कनाडा को, यह प्रथम 3 स्थान है। इसमें टोटल 85 देश थे जिसमें अपना इंडिया 57 रैंक प्राप्त किया। 28वां क्वेश्चन को देखते हैं। जन बचत खाता यानी JBK होना चाहिए, JBK किस बैंक की एक पहल है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी यह फिनो पेमेंट बैंक की एक पहल है। यह खाता जो है आधार वेरिफिकेशन के आधार पर यह डिजिटल सेविंग अकाउंट है जो उपभोक्ताओं को नियो बैंकिंग की अनुभव प्राप्त करेगा। अब आपको नियो बैंकिंग के बारे में समझना चाहिए। तो नियो बैंकिंग का मतलब होता है कि अगर किसी बैंक का ब्रांच है, उसका चारों तरफ ब्रांच है, ब्रांच होने के बावजूद भी अगर वह पूरी तरह ऑनलाइन कार्य करिए, इसे नियो बैंकिंग बुलाता है। और नियो बैंकिंग में मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप पूर्ण डिजिटल बैंकिंग का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। और फिनो बैंक ने इसे किया हुआ, तो इसने अपने ग्राहक, फिनो बैंक के जो ग्राहक है, ये फिनो बैंक के चाहे तो ब्रांच में जा सकते हैं, जो मर्चेंट पॉइंट है वहाँ पर भी जा सकते हैं, या फिंगर पॉइंट या OTP के जरिए कोई भी लेन देन कर सकते हैं। ब्रांच से भी लेन देन कर सकते हैं, मर्चेंट पॉइंट से, या ऑनलाइन OTP या फिंगरप्रिंट से भी ये बैंकिंग की सुविधा ले सकते हैं। और फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना 13 जुलाई 2006 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में। तो बैंकों के हेडक्वार्टर से रिलेटेड वीडियो है प्लेलिस्ट में, उसे आप देख के आसानी से समझ पाएंगे। प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष हैं महेंद्र कुमार चौहान और MD और CEO जो है ऋषि गुप्ता हैं। हम थोड़ा आपको
पेमेंट बैंक के बारे में बतलाना चाहेंगे कि पेमेंट बैंक क्या होता है और बैंक क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। तो इसे सबसे पहले समझेंगे। पेमेंट बैंक क्या है? यह आरबीआई का न्यू बैंकिंग कंसेप्ट है, यानी एक नई तरह का बैंकिंग शुरू किया गया है। पेमेंट बैंक में एक निश्चित राशि तक ही आप डिपॉजिट कर सकते हैं, 1 लाख रुपया तक का ही इसमें ट्रांजेक्शन हो सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता है। यह जो पेमेंट बैंक है यह कोई क्रेडिट नहीं दे सकता, यानी क्रेडिट कार्ड नहीं देता है, लोन नहीं देता है, लेकिन एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा देगा। यह सेविंग अकाउंट और करेंट सेविंग अकाउंट दोनों को क्या करता है? खोलता है। पहला पेमेंट बैंक जो है ये भारतीय एयरटेल है, यानी एयरटेल भारत का पहला पेमेंट बैंक है। 41 कंपनी ने इसके लिए अप्लाई किया हुआ था, लेकिन 11 कंपनियों को पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला हुआ। पेमेंट बैंक जो है यह एनआरआई से यह पैसा जमा नहीं ले सकता है। 7 बड़े पेमेंट बैंक है जिसके बारे में बता देते हैं। एयरटेल, आईपीपीबी यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेमेंट बैंक है, पोस्ट ऑफिस का। फिनो पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट है, आदित्य बिरला यानी आइडिया पेमेंट बैंक है, जियो का है और एनएसडीएल का भी पेमेंट बैंक है। चलिए देखते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 29वां क्वेश्चन, किस राज्य के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति की शुरुआत की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इस नीति को कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का जो सिचुएशन चल रहा है, कोविड-19 की महामारी के बाद जो हालात क्रिएट होंगे, इसके लिए राज्य में एक वैकल्पिक निवेश के लिए इसे लागू किया गया है कि राज्य में क्या होगा? पैसा का निवेश हो ताकि अर्थव्यवस्था बना रहे। निवेश का स्वागत इसमें किया जा रहा है। यह लक्ष्य जो है अगले 5 वर्ष में, अगला माना जा रहा है कि इसका लक्ष्य है कि 5 वर्ष में 40,000 करोड़ का निवेश होगा और 4 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अब ऐसा कहाँ पर हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ के प्रेजेंट टाइम के सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश यूपी, अभी इसे यूपी यानी उत्तर प्रदेश बना था, लेकिन शुरुआत में इसे 24 जनवरी 1950 के पहले इसे यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता है। 24 जनवरी 1950 को इसे यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। यह भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। चलिए देखते हैं आज के अगले क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में ऊपर मैंने बता ही दिया। इसका वर्चुअली यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 8 सितंबर 2020 को इसका शिखर सम्मेलन होगा। इसका हेडक्वार्टर जो था ये कहाँ था? तो गुरुग्राम में था। चलिए आगे चलते हैं। आज का हमारा 31वां क्वेश्चन, कैबिनेट ने किसको मंजूरी दी गई है जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के उम्मीदवारों को स्क्रीन टेस्ट शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी का आयोजन करेगा, जो गैर तकनीकी या नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। आपने हाल के न्यूज़ में ही सुना हुआ था कि अब जो भी एग्जाम होगा उसके लिए एनआरए एग्जाम करवाएगा सीईटी के बेसिस पर, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। आपको पहले IBPS, SSC और एक और होता है RRB यानी रेलवे, सबके लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था, सबका अलग अलग टायर 1 का एग्जाम देना पड़ता था। अब सीईटी में एक ही फॉर्म से आप IBPS भी कर सकते हैं, एक ही फॉर्म से आप RRB में भी जा सकते हैं और SSC भी कर सकते हैं, यानी सबके लिए सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर सबका टायर 1 एक ही दिया हुआ है। यानी सीईटी अगर आप क्वालिफाई करेंगे उसके बाद ही आप किसी अलग अलग जाएंगे, यानी सबके लिए अब एक ही एग्जाम होगा। इससे सुविधा क्या होगा? तो अलग अलग आपको फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे, अलग अलग पैसा आपको एग्जामिनेशन फी नहीं देना पड़ेगा, अलग अलग सेंटर पर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ मित्रों के लिए इसके प्रॉब्लम भी होगा, क्योंकि इसका सिलेबस अभी आया नहीं है। तो सिलेबस किसके बेसिस पे होगा? क्योंकि RRB, बैंकिंग और SSC सबका सिलेबस अलग होता है, तो इसमें किसी ना किसी सिलेबस से तो थोड़ा बढ़ेगा। तो जिसका सिलेबस इसमें नहीं होगा उसको ऐड किया जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपको इसके लिए पहले से तैयार रहना पड़ेगा और अपने स्टडी को, अपनी तैयारी को और अच्छा से करना होगा। यह टायर 1 सबके लिए एक होगा। इसका साल में या 3 साल में इसकी 2 एग्जाम बतलाया जा रहा है कि साल में कम से कम इसका फिलहाल 2 एग्जाम होगा। यह 3 लेवल पर इसका एग्जाम होगा। किस किस लेवल पर? तो 10th लेवल पर होगा, 12th लेवल पर होगा और ग्रेजुएशन लेवल पर होगा। 3 लेवल पर इसकी एग्जाम होगी।
और इसका जो रिजल्ट कार्ड होगा इसे स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी शेयर किया जाएगा, से स्टेट गवर्नमेंट के साथ, यूटी के साथ, या जो पीएसयू यूनिट है प्राइवेट कंपनी जो चाहेगी उसके साथ इसका साझा किया जाएगा। और इसका स्कोर कार्ड जो है यह 3 साल तक वैलिड रहेगा और 3 साल में आपका जो भी बेस्ट जो स्कोर होगा उसी को करेंट स्कोर माना जाएगा। यानी पहले साल में अगर आपको 120 नंबर है और उसके बाद में 125 नंबर है तो आपका 125 नंबर को करेंट माना जाएगा। यानी काफ़ी अच्छा भी है, या ऑब्जेक्टिव के आधार पर ही इसका क्वेश्चन होगा। इससे रिलेटेड वीडियो भी हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, उसे आप देखेंगे, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, काफ़ी अच्छे से समझाया होगा, आपको एग्जाम के बारे में पूरा पता लग जाएगा। अगला, इंग्लैंड विश्व कप विजेता लॉरा मार्श ने रिटायरमेंट का ऐलान किया हुआ, ये किस खेल से संबंधित है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। यह एक महिला क्रिकेटर थी जो ऑलराउंडर यानी बैटिंग प्लस बॉलिंग ये दोनों करती थी। ये 2017 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उस वर्ल्ड कप में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसकी यह भाग्य थी, हिस्सा थे। इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट यानी टेस्ट, वनडे और T20 तीनों से संन्यास की घोषणा कर दी। यह 9 टेस्ट, 103 ओडीआई और 67 T20 मैच इन्होंने खेला हुआ था। 33वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में किसने बेली पुल का निर्माण किया हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी स्थापना की है। यह पुल जो है यह 180 फीट लंबा बेली पुल है जो पिथौरागढ़ जिले के सेक्टर में, इसे पिथौरागढ़ जिले है उसमें जौल जीबी सेक्टर में इसका स्थापना निर्माण किया जा रहा है। जौल जीबी में 27 जुलाई को बादल फटने के कारण काफ़ी बाढ़ आया, भूस्खलन हुआ, जिससे वहाँ का जो जौल जीबी और मुस्यारी रोड का था यह 50 फीट लंबा एक पुल था जो ध्वस्त हो गया, तो उसके जगह पर 180 फीट का पुल बनाया गया। अब ये कहाँ हुआ? तो BRO के द्वारा इसे किया गया उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। उत्तराखंड यूपी से अलग होकर एक नया राज्य बना हुआ था। जब ये अलग हुआ था तो उस समय इसका नाम था उत्तरांचल, लेकिन अब इसे उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। इसे देवभूमि भी बोला जाता है। इसकी 2 राजधानी है, एक है देहरादून जो विंटर कैपिटल है और दूसरा है गैरसैंण जो समर कैपिटल है। प्रेजेंट टाइम पर इसके CM त्रिवेंद्र सिंह रावत है, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। आज के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा 34वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग में किस शहर को दूसरा स्थान प्राप्त किया गया? जी हाँ, आपको दूसरे स्थान के बारे में पता, प्रथम स्थान आपको पता होगा लेकिन आपको दूसरा स्थान बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दूसरा स्थान सूरत को प्राप्त हुआ। अब आप ये पूछेंगे कि पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ, तो पहला स्थान इंदौर को प्राप्त हुआ। इंदौर लगातार 4 साल से पहले स्थान पर अपना खिताब जीता हुआ, अपना कब्जा जमाए हुआ। दूसरा स्थान सूरत को मिला और तीसरा स्थान नवी मुंबई को मिला हुआ। और इसमें आखिरी स्थान यानी सबसे नीचे कौन है, तो बिहार की राजधानी जो पटना है यह सबसे नीचे है इसमें, यानी सबसे गंदा शहर क्या है, तो पटना है। यह इस लगभग भारत के 4242 यानी 4242 शहरों को इसमें शामिल करके इसे सर्वेक्षण किया गया था। इस पुरस्कार की जो घोषणा हुई केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया हुआ था। उन्होंने 129 शहरों को पुरस्कार दिया। चलिए आगे चलते हैं आज के 35वें क्वेश्चन की तरफ। 35वां क्वेश्चन, डोमिनिकन गणराज्य के 54वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा लुइस रोडोल्फो एबिंडर कोरोना। इनके नाम में कोरोना लगा हुआ है, जो कोरोना अभी पूरे दुनिया के लिए काल बना हुआ है, लेकिन ये वो कोरोना नहीं है, ये राष्ट्रपति बने हुए हैं। अभी कोरोना वायरस काल बना हुआ है। यह लिबरेशन पार्टी के डैनिलो मदीना थे, उनकी जगह यह लेंगे। डैनिलो मदीना की जो पार्टी थे लिबरेशन पार्टी, यह 16 वर्ष तक डोमिनिकन गणराज्य में इनके पार्टी की सरकार थी। अब इनकी पार्टी गिर गई है। इन जो पार्टी गिरी है यानी इन जो जीते हुए हैं कौन, लुइस रोडोल्फो को 53% वोट मिला और इनका जो प्रतिद्वंदी पार्टी था, विपक्षी पार्टी था, उसे 37.7% वोट मिला। अब डोमिनिकन गणराज्य, इसकी राजधानी है सेंटो डोमिंगो और मुद्रा है डोमिनिकन पीसो और राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं लुइस रोडोल्फो। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 36वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग में गंगा नदी के तट पर किस शहर को सबसे स्वच्छ
घोषित किया गया। दोस्तों क्वेश्चन को आप कभी भी पढ़ेंगे एग्जाम में या कहीं भी तो उसको ध्यान से देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में शब्दों का फेरबदल करके क्वेश्चन को दिया जाता है ताकि जो छात्र एग्जाम में बैठते हैं वो कंफ्यूज हो जाए। इसमें देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग नहीं है, यह स्वच्छ सर्वेक्षण में गंगा नदी के तट को बताना है, तो गंगा नदी के तट पर। इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा वाराणसी, यानी इसका ऑप्शन सही होगा। सिर्फ बोलेगा स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे अच्छी रैंकिंग किसकी है, तो आप देंगे उसका जवाब मध्य प्रदेश का इंदौर को, और गंगा नदी के किनारे तो वाराणसी को देंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का 37वां क्वेश्चन, स्वास्थ्य मंत्रालय का ई संजीवनी प्लेटफॉर्म 2 में 2 लाख परामर्श को दर्ज कर चुका हुआ। इस सुविधा का उपयोग करने में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर है, यानी टॉप पर है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश, जो है वह दूसरे स्थान पर है। अब ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी की गई, तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ के सीएम कौन है? तो के पलानीस्वामी सीएम है और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है। यहाँ पर विधानसभा की 234 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 सीटें हैं, लोकसभा की 39 सीटें हैं, और यहाँ पर तमिलनाडु में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। पांडिचेरी जो यूटी है वो तमिलनाडु के समीप है, और पांडिचेरी का जो हाई कोर्ट है वह तमिलनाडु यानी मद्रास हाई कोर्ट के अधीन है। और तमिलनाडु की समुद्री सीमा, यह श्रीलंका के साथ अपनी समुद्री सीमा को शेयर करता है। यहाँ पर तमिल भाषा बोला जाता है। यह भारत में एरिया के हिसाब से 10वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से 6ठा सबसे बड़ा राज्य है तमिलनाडु। ये तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको मदद करेगी। भारत किन 2 राष्ट्रों से मिलकर चीन का मुकाबला करने के लिए सप्लाई चेन रेजिलिएशन इनिशिएटिव को शुरू कर रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है ये सप्लाई चेन को शुरू कर रहा है, रिजोल्यूशन को शुरू कर रहा है। इसे क्यों शुरू किया जा रहा है? तो इसे चाइना पर निर्भरता यानी चाइना पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए इसे शुरू किया जा रहा है। अभी आपको पता होगा कि हम लोग यानी इंडिया में भी या बहुत सारे विश्व के जो देश हैं जिस चाइना पर ही डिपेंड है, यानी वहाँ पर चाइना का ऑब्जेक्ट ही मिलता है, वही सप्लाई होता है। लेकिन अभी भारत का चाइना के साथ रिलेशन ठीक नहीं है और अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने के लिए हम लोग भारतीय चीज़ पर बढ़ावा दे रहे हैं कि खुद पर हम लोग निर्भर हैं, यानी दूसरे देश पर निर्भर न रहना पड़ेगा। यह इनिशिएटिव है, यह जापान के द्वारा शुरू की गई थी। इसमें तीनों देशों के कॉमर्स और ट्रेड मंत्री की पहली बैठक होगी और इसमें निर्णय किया जाएगा जो होगा उसके बारे में। तब जापान के द्वारा हुआ था, तो जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की भाषा जापानी और जापान के पीएम प्रधानमंत्री शिंजो अबे हैं। जापान में इम्पेरर हैं नोरीहितो और मुद्रा है जापानी येन। और ऑस्ट्रेलिया भी है, तो थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की जो भाषा है यह इंग्लिश है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलिया में अभी गवर्नर जनरल का पोस्ट है। ऑस्ट्रेलिया भी ब्रिटिश के अधीन था यानी गुलाम था ब्रिटिश का, तो यहाँ पर अभी भी गवर्नर जनरल का पोस्ट है। तो ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल डेविड हर्ले और ऑस्ट्रेलिया के मोनार्क भी हैं एलिजाबेथ II। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व में जनसंख्या के हिसाब से विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है। आगे चलते हैं आज के 39वें क्वेश्चन के। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार ऑर्गेनिक फार्मिंग में फार्मर की संख्या में भारत का स्थान क्या है? यानी ऑर्गेनिक फार्मर, ऑर्गेनिक किसान में भारत का स्थान क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी भारत में सबसे अधिक ऑर्गेनिक फार्मर हैं। अभी पूरा देश जो है यह ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ध्यान दे रहा है और इसमें भारत में सबसे अधिक ऑर्गेनिक किसान हैं। ये किसान के आधार पर, लेकिन ऑर्गेनिक एरिया कि भारत में कितने एरिया पर ऑर्गेनिक खेती हो, इस मामले में भारत 9वें स्थान पे है, लेकिन किसान के मामले में भारत प्रथम स्थान पे है। सारी दुनिया ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जोर दे रही है, उसकी तरफ बढ़ रही है। और सिक्किम, हम लोग के भारत का जो सिक्किम है, नॉर्थ ईस्ट का राज्य सिक्किम है, यह दुनिया का पहला राज्य है जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका हुआ है। और त्रिपुरा और उत्तराखंड ने भी और सिक्किम की तरह ऑर्गेनिक स्टेट बनने के लिए उन्होंने अपना लक्ष्य रखा हुआ है। ऐसे भी नॉर्थ ईस्ट की जो भी राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट की, ये सब केमिकल का यूज काफ़ी कम करती हैं अदर स्टेट की अपेक्षा। आगे चलते हैं आज के 40वें क्वेश्चन की तरफ।
उस कंपनी का नाम बताइए जो टोक्यो ओलंपिक के लिए टीम इंडिया को प्रायोजित यानी स्पॉन्सर करने जा रही है टोक्यो ओलंपिक के लिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आइनॉक्स करने जा रही है टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत को स्पॉन्सर। इसके लिए इंडियन ओलंपिक कमेटी और आइनॉक्स ग्रुप के बीच में समझौता हुआ 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक ओलंपिक जो होगा इसको आयोजित करने का लक्ष्य मतलब निर्धारित किया गया है कि यह अभी होगा। अब आइनॉक्स ने किया था, आइनॉक्स का पूरा नाम होता है आइनॉक्स लेजर लिमिटेड। यह मल्टीप्लेक्स चेन के अलावा आप देखते होंगे जो मल्टीप्लेक्स होगा इस पर आइनॉक्स लिखा होगा, यानी आइनॉक्स ही मल्टीप्लेक्स होते हैं। इसके अलावा भी इसका बहुत सारा काम है, जैसे मेडिकल या जो इंडस्ट्रियल गैस है, क्रायोजेनिक उपकरण है, एलएनजी स्टोरेज है, डिस्ट्रीब्यूशन उपकरण बनाने की गतिविधियों में यह शामिल है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। इसके प्रेजेंट टाइम के सीईओ आलोक टंडन है। भारत के 78 सिटी में 147 मल्टीप्लेक्सेज है इसके और 695 इसके स्क्रीन है। चलिए आगे चलते हैं आज के 41वें क्वेश्चन में। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन इसमें पूरे वीक का वीडियो मिलेगा पूरे डिटेल के साथ, तो वीडियो को पूरा देखेंगे, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। नई उड़ान किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब होगा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने इसे शुरू की गई है। तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? तो श्री मुख्तार अब्बास नकवी। दोस्तों मंत्रालय से रिलेटेड वीडियो भी हमारे प्लेलिस्ट में होगा जिसे आप देखेंगे। इसमें सभी मंत्रालय के बारे में, कैबिनेट मंत्री के बारे में दिया गया है और मंत्रिपरिषद के बारे में भी चर्चा भी किया हुआ। वो भी वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, उसे देंगे। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब यह जो योजना शुरू की गई नई उड़ान, तो नई उड़ान योजना है यह माइनॉरिटी स्टूडेंट यानी अल्पसंख्यक छात्रों के लिए, जो छात्र यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी में प्री पास कर चुके हैं यानी प्रारंभिक परीक्षा को वो पास कर चुके हैं, उन्हें फिनांशियल सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो अच्छे से मेंस की तैयारी कर सके। इसके लिए जो यूपीएस पास किए हुए हैं यूपीएससी उनको 1 लाख रुपया का सपोर्ट दिया जाएगा। जो स्टेट पीसीएस किए हुए उन्हें 50,000 का सपोर्ट दिया जाएगा। जो एसएससी या और भी ग्रुप बी के एग्जाम के लिए पास करें उन्हें 25,000 का फिनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें और मेंस के तैयारी को आसानी से कर पाएँ। आज का 42वां क्वेश्चन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन लघु फिल्म यानी शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता हुई थी। इसमें किस फिल्म को प्रथम पुरस्कार मिला हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी एमआई को प्रथम पुरस्कार दिया हुआ है। एमआई पुरस्कार जो है यह अभिजीत पॉल की पुरस्कार फिल्म है, यानी एमआई फिल्म किसकी है? तो अभिजीत पॉल की यह फिल्म है। इसमें दूसरा किसे मिला हुआ था? दूसरा स्थान मिला हुआ। अब इंडिया बनेगा भारत यानी इसे दूसरा स्थान मिला हुआ है और 10 रुपीज़ इसे तीसरा प्राइज मिला हुआ है। तो पहला एमआई तो अभिजीत पॉल की फिल्म थी और दूसरा इंडिया बनेगा भारत, यह देबेजो संजीव की फिल्म है और 10 रुपया जो है यह युवराज गोकुल की फिल्म है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसे आयोजित किया गया। तो प्रेजेंट टाइम पे सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। चलिए आगे चलते हैं आज के 43वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 43वां क्वेश्चन, देश का कौन ऐसा पहला राज्य बन गया है जो अनुमोदित यानी सीईटी का जो अनुमोदित किया गया उस पर नौकरी की पेशकश करने जाएगा, यानी सीईटी पर नौकरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना हुआ? ऑप्शन सी होगा इसका, मध्य प्रदेश बना हुआ है। भारत का यह पहला राज्य बन गया जो एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत जो सीईटी टेस्ट होगा उसके स्कोर कार्ड पर यह नौकरी देगा, यानी यह भारत का पहला राज्य बन गया। सीईटी के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया। अगर उससे ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे, उसमें जाकर देख लेंगे, या उसका डिस्क्रिप्शन वीडियो के उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, वहाँ से जाके आप देख लेंगे, उससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। 44वें क्वेश्चन को देखते हैं। दक्षिण एशिया में भारत का पहला हवाई बुलबुला किस राष्ट्र के साथ स्थापित किया जाएगा? यह पहला हवाई बुलबुला स्थापित हो रहा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा मालदीव, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद दोनों के बीच में एक वर्चुअल मीटिंग हुई। इसके बाद इसकी अनाउंसमेंट हुई। कोविड-19 के कारण अभी इंटरनेशनल जो फ्लाइट है वो सब रद्द थी, किसी भी देश के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर भी बंद किया गया है।
लेकिन मालदीव जो है, मालदीव की अर्थव्यवस्था जो है 80% मालदीव की अर्थव्यवस्था है यह टूरिस्ट पर डिपेंड करता है, यानी टूरिस्ट के पैसा से ही यह देश चलता है। तो देश में जब कोविड-19 के कारण टूरिस्ट नहीं जा रहे तो वहाँ की अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ गई थी। इसके लिए मालदीव जो है यह जुलाई में 15 जुलाई से ही मालदीव अपना इंटरनेशनल बॉर्डर को खोल दिया, यानी टूरिस्ट को बुलावा लिया हुआ है। इसके लिए उसने ये भी किया कि जो टूरिस्ट जाएंगे उन्हें बिना क्वारंटीन किए हुए वो घूम सकते हैं, क्योंकि मालदीव बढ़ावा जब तक नहीं देगा वहाँ पर टूरिस्ट नहीं जाएंगे और उसकी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी। और भारत भी है मालदीव के लिए एक अच्छा व्यापार करते हैं, भारत से भी मालदीव में बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। भारत के लोगों द्वारा मालदीव का में दूसरा सबसे बड़ा देश है, यानी मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जाने में तो भारत का स्थान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अब मालदीव है तो मालदीव अपने व्हाइट सैंड बीच के लिए प्रसिद्ध है, ब्लू लैगून और मैरीन लाइफ के लिए प्रसिद्ध है। मालदीव की राजधानी माले है, यहाँ के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोले और मुद्रा मालदीवियन रुपया है, रुपया नहीं रुपया यहाँ की मुद्रा है। चलिए आगे चलते हैं आज के 45वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 45वें क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। झारखंड ने हाल ही में एक नए लोगों को जारी किया गया है। झारखंड का राज्य पशु क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। झारखंड के राज्य पशु है एलिफेंट यानी इंडियन हाथी। यह जो नया लोगो झारखंड के द्वारा लॉन्च किया हुआ है, इस लोगो पर हाथी भी है, पलाश के फूल भी हैं, अशोक स्तंभ भी दिखाए गए हैं। तो हाथी तो यहाँ के राज्य पशु है, पलाश के फूल वहाँ के राजकीय फूल है और अशोक स्तंभ भी दिखाया गया है। झारखंड के जो सीएम है उन्होंने बताया कि झारखंड एक आदिवासी देश राज्य है और आदिवासी राज्य जो होगा इसमें सभी मिल के कार्य करते हैं, इसलिए वहाँ के लोगों पर सभी को मिला हुआ दिखाया गया है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग एक नए राज्य के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी राजधानी जो है रांची है। इसमें 24 डिस्ट्रिक्ट है। प्रेजेंट टाइम पे इसके सीएम हेमंत सोरेन है और यहाँ की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है। राज्यसभा की यहाँ पे 6 सीटें हैं और लोकसभा की 14 सीटें हैं। यह बैद्यनाथ धाम पारसनाथ धाम के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। वीडियो का पीडीएफ लेना होगा तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप पर वीडियो का पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। अगर आपको वीडियो में कोई सुझाव चाहिए, सुझाव देना होगा तो आप हमें एक कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना देंगे। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर डेली हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं, करेंट अफेयर है, वहाँ पर हम लोग शेयर कर सकते हैं। वो आप वहाँ से भी जुड़ सके, अपने अपने एग्जाम में सुविधा पा सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। अगर वीडियो को आपने लिंक को सब्सक्राइब नहीं किया होगा इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब निश्चित रूप से करेंगे। यह चैनल आपको काफ़ी मदद करेगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।